साइकोलॉजिस्ट किसी भी पेशेंट को मेडिसिन लिख के दे सकता है या नहीं दे सकता, ये एक सवाल है। साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट में फ़र्क क्या है, इनका इलाज का तरीकाकार क्या है, इनमें से बेहतर कौन है और आपने कब किसको अप्रोच करना है, इसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहती है और आज इसको हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले आप इन तीनों के फ़र्क को समझें। न्यूरोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट जो हैं ये एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, इनके नाम के साथ डॉक्टर होता है, जबकि साइकोलॉजिस्ट एमबीबीएस डॉक्टर नहीं होता, इसके नाम के साथ डॉक्टर नहीं होता। इनकी क्वालिफिकेशन में बीएस साइकोलॉजी, एमएस साइकोलॉजी, एमफिल साइकोलॉजी यही होता है और इनके नाम के साथ या तो साइकोलॉजिस्ट होता है या थेरेपिस्ट होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो सकता है या काउंसलर हो सकता है। इन तीनों का इलाज का तरीकाकार भी डिफरेंट है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक क्लाइंट को एट अ टाइम इन तीनों की जरूरत भी पड़ सकती है। जब भी कोई पेशेंट साइकेट्रिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है तो वो अपने तमाम सिम्टम्स बताता है, जिसकी बेस पे वो दोनों इसको मेडिसिन लिख कर देते हैं जिससे उसका इलाज होता है। तो इसका मतलब है कि साइकेट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट मेडिसिन के थ्रू किसी भी पेशेंट का इलाज करते हैं। जब कोई पेशेंट साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है तो साइकोलॉजिस्ट ना सिर्फ सिम्टम्स देखता है बल्कि उन सिम्टम्स से रिलेटेड लाइफ के हर एलिमेंट को एक्सप्लोर करता है और उस पर मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल टेस्ट भी अप्लाई करता है और फिर उसका इलाज थेरेपीज और काउंसलिंग के थ्रू करता है। यहाँ एक बात समझ लें कि साइकोलॉजिस्ट कभी भी किसी पेशेंट को मेडिसिन लिख के नहीं दे सकता, ये उसका काम नहीं है, ये उसको अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। मेडिसिन लिखना सिर्फ साइकेट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट का काम है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट को मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी साइकोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट अपने पेशेंट्स को रेफ़र करें साइकोलॉजिस्ट के पास, तो साइकोलॉजिस्ट देख सकता है कि वो पेशेंट कौन कौन सी मेडिसिन ले रहा है, उसके क्या यूजेस हैं और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इससे उसको हेल्प मिलेगी अपने ट्रीटमेंट के अंदर। अब थेरेपीज और काउंसलिंग को अगर आप सिंपल टर्म में समझेंगे तो वो आपको मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स और टिप्स सिखाता है जिससे आपकी लाइफ ईजी हो जाए, आपकी विल पावर बढ़ाता है जिससे आप लाइफ के चैलेंजेस का मुकाबला करें और अपनी टेंशन, एंजाइटी या डिप्रेशन से बाहर आ सकें। ये थेरेपी साइकेट्रिस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास फ्लो ऑफ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होता है और उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस और ज़्यादा ट्रेनिंग मेडिसिन की फील्ड में हो जाता है, तो उनको चाहिए कि वो अपने पेशेंट्स को काउंसलिंग के लिए साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र करें। बहुत से साइकेट्रिस्ट बहुत अच्छी काउंसलिंग भी करते हैं, लेकिन क्योंकि साइकोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग ही थेरेपीज के अंदर है तो उनको चाहिए कि वो ज़्यादातर उनको रेफर कर दिया करें। अब इनमें से आपके लिए बेहतर कौन है और आपको किसको चूज करना चाहिए, डिपेंड करता है आप किस किस्म का प्रॉब्लम फेस करें। अगर आप ऐसा प्रॉब्लम फेस करें जिसमें रिलेशनशिप इश्यूज हैं, आपके रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं या रिलेशनशिप टूट गए हैं, फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, करियर आपने चूज़ करना है, स्टडीज़ के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है, गुस्सा, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, ओसीडी, वहम की बीमारी अगर आपको हो रही है, तो आप साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें साइकोलॉजिस्ट को भी देखना है कि डिप्रेशन, एंजाइटी और ओसीडी के ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो बहुत सवेयर होते हैं, आपको उनको साइकेट्रिस्ट को रेफर करना पड़ता है ताकि वो साथ साथ मेडिसिन पे भी रहें। अगर आपको कोई ऐसा साइकोलॉजिस्ट मिले जो आपको कहे कि नहीं, आपने साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट नहीं करना, साइकेट्रिस्ट को तो कुछ नहीं पता, मेडिसिन की आपको खामखा आदत लग जाएगी, तो आप एक गलत साइकोलॉजिस्ट के पास हैं। द अदर हैंड ऐसी बीमारियां जो सवेयर मेंटल इलनेस में आती हैं, जैसे शिजोफ्रेनिया, जिसमें इंसान को ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो हकीकत में नहीं हैं, कोई आवाज़ें सुनाई देती हों, वो उससे बात करें उसकी थिंकिंग ऐसी लगे जैसे वो रियलिस्टिक नहीं है, या ऐसे उसके मूड हों कि कभी बहुत ज़्यादा गुस्से, एक्सट्रीम के गुस्से में हो, कभी बिल्कुल ही उदास रहता हो, या वहम की बीमारी ओसीडी जिसमें एक्सट्रीम किस्म की सफाई का उसको हो जाए कि बार बार हाथ धोने, बार बार जगह को साफ करना है और ये एक हद से तजावज़ कर जाए कि वो नॉर्मली बात करके भी उसको कंट्रोल में ना आता हो। सवेयर किस्म का डिप्रेशन हो जाए कि वो बिल्कुल कट जाए, सुसाइडल थॉट्स आ रही हों, अटेम्प्ट करता हो खुदकुशी की, ऐसी थॉट्स में आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए सबसे पहले। और साइकियाट्रिस्ट जैसे जैसे मेडिसिन आपको दे, इलाज होता जाए, तो आपको साथ साथ साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, ब्रेन डैमेज हो गया है, इंजरी हुई है, कहीं पे सर पे चोट आ गई है बहुत बड़ी जिसकी वजह से उसकी थिंकिंग ख़राब हो गई है, उसकी लर्निंग कैपेसिटी ख़राब हो गई है डैमेज की वजह से, ब्रेन में स्ट्रोक्स आ रहे हैं, एपिलेप्सी जिसको मिर्गी की बीमारी बोलते हैं, ऐसी चीज़ें अगर आ रही हैं तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि मिर्गी के अक्सर मरीज़ भी साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे होते हैं या साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। आपने पहले न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, न्यूरोलॉजिस्ट से मेडिसिन लेनी है, उससे जब बेहतरी आना थोड़ी बहुत शुरू हो जाए तो फिर आपने साइकोलॉजिस्ट को रेफर करना है। अब इनमें बेहतर आपके लिए एक टीम होती है कि अगर आप साइकियाट्रिस्ट के पास गए तो साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट मिलकर काम करें। अगर आप डिप्रेशन के मरीज हैं तो मेडिसिन खा रहे हैं, जैसे जैसे बेहतरी है साथ साथ आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाए, क्योंकि जैसे आप मेडिसिन छोड़ेंगे तो रिवर्स ना हो जाए चीज़ और दोबारा मेडिसिन पे ना आना पड़े, साइकोलॉजिस्ट आप में विल डेवलप कर ले। इसी तरह न्यूरोलॉजिस्ट हैं, एपिलेप्सी है तो उसके बाद जो भी सिम्टम्स आते हैं तो काउंसलर जो है वो आपकी काउंसलिंग करके उस लाइफ में आपको नॉर्मलाइज कर दे। इसलिए अगर आप जा रहे हैं या आप किसी पेशेंट को लेके जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आपको आगे टीम मिले जिसके साथ आप मिल के काम करें और ज़्यादा अच्छी बेहतरी आए आपके अंदर।
ये थी आज की वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।